हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में, तरंग के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और अक्सर गलती हो जाता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, साथ ही साथ जो है कुछ इसमें आपको जो है ना थ्योरी भी लिए हैं, जिससे आपको आगे का क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। और जितना थ्योरी इसमें हम बताएंगे उसी से सारा क्वेश्चंस लगभग बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जो है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है जो आखिर हम वेव कहते किसको हैं। ठीक है, तो किसी स्थान पर कंपन या विक्षोभ को ही क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। ठीक है, और वेव जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वेव ये दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। अब देखिए यहाँ पे जो है हम संख्या 7 लिखे हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या कितना है, 7 है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या 7 है। ठीक है, अब आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं यांत्रिक तरंग। आखिर यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, तो वैसा तरंग जिसे संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यानी कि यांत्रिक तरंग बिना माध्यम का कभी भी संचरण नहीं हो सकता है। यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है गमन के लिए। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक तरंग दो तरह का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं एंड अनुदैर्ध्य तरंग को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले समझते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। देखिए समझ में यदि आया तो आगे देखिए। इसमें यदि वेव, देखिए ये वेव इधर जा रहा है और माध्यम के कण जो है ऊपर की ओर, यानी कि वेव की संचरण की दिशा और माध्यम के कण की संचरण की दिशा के बीच यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग में देखिए अब ये जब भी जाएगा, देखिए किस रूप में कैसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये सिरिंग है, ये भी सिरिंग है, और दो सिरिंग के बीच की दूरी जो होता है इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और इसी सिरिंग को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, यानी कि दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी। यहाँ देखिए दो गर्त है, दो गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए अनुप्रस्थ तरंग में हमेशा क्या होगा, तरंग की दिशा माध्यम के कण की दिशा के बीच जो है यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हो तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जैसे कि ध्वनि तरंग हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि ये कणों की कंपन की दिशा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इसको हम करते हैं, देखिए ध्यान से। यदि माध्यम के कण, जैसे कि तरंग इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन माध्यम के कण क्या हो रहा है, इसके आगे पीछे जो है ना, इस तरह से आगे फिर जो है पीछे, इस तरह से कंपन कर रहा है। ठीक है, तो तरंग की संचरण की दिशा इधर है, माध्यम की कण जो है उसी जगह पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से आगे पीछे। तो इस प्रकार की तरंग को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, और जिस तरह से उदाहरण जो है ध्वनि तरंग कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संपीड़न और विरलन, यानी कि दो
अब यहाँ पे जो है हम लोग तरंग दैर्ध्य जो निकालते हैं, दो संपीड़न के बीच की न्यूनतम दूरी या दो विरलन, देखिए विरलन के बीच की न्यूनतम दूरी, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वहीं पर विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है तथा निर्वात में भी संचरण कर सकती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, जैसे कि इसे गैर यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। उसके बाद जैसे कि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, ये सभी कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए, तो अब विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या कितना है? 7। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा जो है समझना है और यहाँ से ही क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए, अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या 7 है, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि ये है गामा किरण, उसके बाद है एक्स रेज, यहाँ पे पराबैंगनी किरण जिसको अल्ट्रावायलेट वेव्स बोलते हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे, विजुअल लाइट वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंग, उसके बाद जो है माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे। इसी सीरीज में आपको याद रखना है। यदि ये सीरीज आपको याद हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए आप विजुअल वेव्स, विजुअल लाइट वेव्स, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर देखिए 3 है और इसके नीचे भी कितने हैं? 3। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे? जैसे देखिए यू के बाद जो है देखिए एक्स आता है, और यानी कि भी के बाद एक्स आएगा, यानी कि देखिए सीरीज में है यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद देखिए ये गामा जो है ये कैसा दिख रहा है? वाई की तरह दिख रहा है। तो आप याद रखेंगे तो सबसे ऊपर होता है गामा, और देखिए उसके बाद भी के बाद आई के बाद सीरीज में क्या आएगा? एम आएगा, उसके बाद जो है आर आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो वेव्स का। ठीक है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा रेज का। अब देखिए गामा रेज के बाद यदि बोले किसका तरंगदैर्घ्य, तो एक्स रेज का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजुअल लाइट वेव्स एंड उसके बाद जो है इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद जो है रेडियो तरंगे। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ही कम होगा, क्योंकि ई जो होता है वो hc/λ। ठीक है, तो यहाँ देखिए एनर्जी जो है किसके, एनर्जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ठीक है, जितना हम जो है तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे एनर्जी उतना ही क्या हो जाएगा? घटेगा। तो अब तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है किसका है? रेडियो वेव्स का। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? रेडियो वेव्स का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा रेज का। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा? गामा रेज के पास, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है एफ लिखा हुआ दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? गामा रेज का। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे पीपी यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर, यानी कि वेधन क्षमता, यानी कि सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का। सबसे कम किसका होगा? रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो इसको आप इसी सीरीज में याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि बताए हम आपको विजुअल वेव क्या करना, लिख लेना है, उसके ऊपर आप इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा। जैसे कि यू अल्ट्रावायलेट वेव्स, उसके बाद जो है एक्स रेज, उसके बाद जो है गामा किरण, ठीक है, इंफ्रारेड, उसके बाद जो है माइक्रोवेव्स, उसके बाद जो है इधर देखिए। तो ये सभी जो है ना इस टाइप से आप लिख लीजिए सातों को, और यहाँ से तब आपको यदि कोई भी किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन दें तो आपको बन जाएगा।
चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन। वैसे हम क्वेश्चन इस टाइप का लिए हुए हैं, आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है। अब देखिए रेडियो तरंग किस यहाँ पे जो है वायुमंडल को जो बांटा गया है अलग अलग मंडल में, जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, क्षोभ सीमा हो गया यहाँ पे, उसके बाद जो है देखिए समताप मंडल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल। यानी कि दीर्घ रेडियो तरंग जो है पृथ्वी पर किस सतह से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे, अभी बताए थे ध्वनि तरंगी किस प्रकार की तरंग है, तिरछी, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्घ्य या द्रवीभूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता। तो हर्ट्ज में जो है हम लोग क्या मापते हैं, तो आवृत्ति को मापते हैं, ठीक है। और वैसे ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद भी होगा। ये जो है एंगस्ट्रम किसका है, तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से सही कथन को क्या कीजिए, चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो पहले ये देखिए तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है। आप याद किए होंगे जो है इसका ट्रिक, या बेजा नी पी ना ला, ठीक है, या बिबजोर के नाम से याद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है बे से, अब ध्यान दीजिएगा, बे से यहाँ से जो हो जाएगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद जो है नीला, उसके बाद जो है हरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान क्या रखना है, जो बेजा नी पी ना ला, ठीक है। तो बेजा नी पी नाला, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, ठीक है। अब देखिए इसी से आपको क्वेश्चन ये बन जाएगा, जैसे कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। तो क्या ये सही है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तो सबसे अधिक होता है, यहाँ पे बोला है जो है बैगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये तो गलत है, हमको चुनना है सही कथन। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही है, ठीक है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, बैगनी प्रकाश का तो सबसे कम होता है, तो ज़्यादा कैसे हो जाएगा, तो ये कथन क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद जो है बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, नहीं, बैगनी का सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, सिर्फ यही आंसर सही है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा
3900 से 7600 एंगस्ट्रम। वैसे आपको कहीं कहीं मिलेगा 3900 से 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे इसको ध्यान से। अब देखिए जो आपको हम चार्ट बताए थे उस चार्ट से ही यहाँ पे क्वेश्चन है। अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी विकिरण गुणधर्म होते हैं, विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों प्रकाश से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए पराबैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो पराबैंगनी का मतलब अल्ट्रावायलेट वेव, यूवी, अल्ट्रावायलेट यूवी। अब यहाँ पे है अवरक्त देखिए नीचे आता है और यूवी क्या है, ऊपर है। तो ऊपर जो है तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो यहाँ पे बोला है पराबैंगनी की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका मतलब नीचे जितना जितना आएगा बढ़ते जाएगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ए नंबर स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका और स्टेटमेंट यहाँ पे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। तो इसका दृश्य प्रकाश तो विजुअल वेव्स। अब देखिए ये जो पराबैंगनी उससे ऊपर है कि नीचे है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऊपर है या नीचे है, ध्यान से देखेंगे। तो दृश्य से ऊपर होता है जो है पराबैंगनी। तो ऊपर जो भी है दृश्य से ऊपर, उसका जो है तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या बोला है, दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को एक बार देखते हैं, देखिए क्या है। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होता है। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। अब अवरक्त को देखेंगे आप, अवरक्त को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। और दृश्य, तो अवरक्त जो है नीचे है और दृश्य ऊपर है। दृश्य ऊपर है तो दृश्य का तरंगदैर्घ्य कम है। तो दृश्य का जो है ना, यदि तरंगदैर्घ्य कम है तो दृश्य में ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अवरक्त की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। इसका मतलब ये बात सही है, कथन। अब देखिए इस ऑप्शन को देखिए, दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा कम होती है। ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं भूतरंगे के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में या पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि क्या कारण सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो की तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। देखिए यदि तीनों स्टेटमेंट को आप यदि पढ़ेंगे तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऊपर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए ये भी बताइएगा, अभी हम आगे पीछे हम डिस्कस किए हुए हैं। निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है। अब यांत्रिक तरंग, अब देखिए रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स तरंग ये कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये यांत्रिक तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें के संबंध में कथनों में से कौन सही नहीं है, वे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। अब देखिए कॉस्मिक किरणें जो है, हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ चुके हैं, 7 विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें से कॉस्मिक किरणें था क्या, नहीं था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और गलत ही बोला था चुनने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन इसके ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, बात सही है कॉस्मिक किरणों की,
ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण है। तो देखिए कॉस्मिक किरणें जो होती है आवेशित कण है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सूर्य से उत्पन्न होता है, हाँ ये सूर्य से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से गलत, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसमें से बताइए, शून्य में यानी कि शून्य का मतलब निर्वात में नहीं चल सकता है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, तो ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगा वो निर्वात में नहीं चल सकता है। तो आप देखिए प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग, चल सकता है। उष्मा, अब उष्मा तो एक तरंग है ही नहीं, यहाँ पे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया है, यहाँ पे ध्वनि दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। दूरस्थ नियंत्रण का मतलब रिमोट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो रिमोट में जो प्रयोग हम लोग करते हैं अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं, अवरक्त का, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। देखिए आपको जो हम वो 7 याद करवाए थे, यदि 7 याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ से, अब पराबैंगनी किरणों में किसकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो अब देखिए पराबैंगनी किरण के जो भी नीचे होगा उसमें पराबैंगनी किरण से ऊर्जा कम होगा, ठीक है। ऊपर जो भी होगा उसमें ऊर्जा अधिक होगा। तो देखिए गामा किरण पराबैंगनी किरण से सबसे ऊपर है, तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला तो गामा किरण ही है। अब देखिए अवरक्त किरण, ये पराबैंगनी किरण के नीचे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण। एक्स किरण देखिए पराबैंगनी किरण से जो है ऊपर है, तो इसमें ऊर्जा क्या है, पराबैंगनी किरण से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से देंगे, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। जल उपचार में, अब देखिए जल उपचार में भी हम लोग पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं, और करते हैं किस लिए, जल अपघटक के रूप में, या उर्नी कारक के रूप में, या अवक्षेपक के रूप में, या रोगाणुनाशक के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रोगाणुनाशक हो जाएगा, इसके रूप में करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ भी देख लेते हैं, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं। एक्स किरणें, अब देखिए 7 तरंग हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े थे, उसी में एक्स तरंग भी पढ़े हैं, तो ये कौन सा तरंग हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस्मिक किरणें हैं, हम आप आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉस्मिक किरणें क्या है, आवेशित कण है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अनावेशित कण, तो ये तो गलत ही है, अनावेशित तथा आवेशित दोनों ये गलत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तो आंसर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, ये भी आपको याद ये रखना है, जैसे कि FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। आपको याद रखना इसका जो है कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज होता है, तो ये आप लोग याद ही रखेंगे, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज की मध्य होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए ये क्वेश्चंस, MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग करता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूर्ण रूप होता है। तो एम देखिए मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, तो आंसर आ गया चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूर्ण रूप होता है, और तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब 21 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शन को किस तरह से उलझाया हुआ है, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए नहीं। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, हम पढ़ देते हैं ऑप्शन, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों की खराबी का पता लगाने के लिए, या हृदय रोग की पता लगाने के लिए, धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। इसका आंसर क्या होगा,
ये होगा बहुमूल्य पत्थरों और हीरों की खराबी का पता लगाने के लिए हम लोग एक्सरे का प्रयोग करते हैं। यदि एक्सरे उससे पास हो जाता है तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं क्या है, वो पत्थर या हीरा क्या है, डैमेज है। ठीक है, इसी आधार पे डॉक्टर भी उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य हम तो पढ़ चुके हैं, जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का। होता है कि नहीं होता, विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम किसका, गामा किरण का। इसका तो आंसर तो हो जाएगा गामा किरण। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, यदि वो उसको छोड़ दिया जाता है तो वो डिके होना शुरू हो जाता है, यानी कि विघटित होना शुरू हो जाता है। और जब वो विघटित होता है तो उससे अल्फा, बीटा और कौन सा किरण निकलता है, गामा किरण निकलता है। अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलता है। और इस अल्फा, बीटा, गामा में एकमात्र गामा ही है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और आप लोगों को पता होगा अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे 1 यूनिट जो है निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन हैं। देखिए, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो किसका प्रयोग करते हैं सीटी स्कैन में। ठीक है, तो सीटी स्कैन में किसका प्रयोग करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं हम लोग सीटी स्कैन में। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो हम बताए थे दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी को, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं भी वीडियो ये समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि चैनल जो है और भी ज़्यादा ग्रो हो। और कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।